गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। यानी हम 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का इतिहास इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। जजनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा दुरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। जजनामा में उल्लेख है कि काफिरों गैर मुस्लिम ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। अब देखिए, इसमें आता है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, जिसमें वंश आता है गुलाम वंश, यानी यामिनी और इलबरी भी इसे कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? 1206 ईस्वी में। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। किसे संरक्षण मिला था? हसन निजामी को। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश। पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, आप पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। तो किस शासक को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है? इल्तुतमिश को। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया था। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। नेक्स्ट आता है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों
जिन्होंने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुल्हा टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूब अबिसीनिया का निवासी उसको अमीर अखुर यानी कि अशुशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1240 ईस्वी मसूद शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नसीरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। नेक्स्ट शासक आता है बलबन। उलुग खां यानी बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिश को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक निर्माताओं के ढांचे में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई। तो शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन। अब देखिए वो नीति क्या थी, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। एक बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। अब देखिए नेक्स्ट आपके खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश हम पढ़ चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट वंश आता है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसने शासन में कश्मीर व बंगाल उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। वो क्या थे? अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध और गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना।
उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। यानी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को किन पदवियों से विभूषित किया है? विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। दीवान ए रियासत व्यापार का नियंत्रक, शाहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा, मुहत्सिब जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करता, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। शराय अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। तो वो शासक जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया वो शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोस ए शीरी बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब इसके आगे तुगलक वंश है, वो हम आगे पढ़ेंगे।